Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to understand the concept of friction. आपने कई बार सुना होगा कि we just call friction a necessary evil, और हम इस फ्रिक्शन को necessary evil क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है it sometimes helps in motion और it sometimes opposes in motion. फ्रिक्शन जो है या ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, इसके दो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़रूरी जो याद रखने हैं वो ये याद रखना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्रिक्शन का काम हमेशा दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखने का होता है। लाइक फ्रिक्शन विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट। दूसरा, फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। अब उसके बाद जब हम इस फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि इस फ्रिक्शन में पहला कॉन्सेप्ट जो समझना है आपको, ये एक कांटेक्ट फोर्स ही है। इट इज एक्चुअली अ कांटेक्ट फोर्स। अब इस कांटेक्ट फोर्स में तो आप सोच रहे होंगे कि तब तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स होता है। जब भी दो बॉडीज के बीच में मान लेते हैं देयर इज अ कांटेक्ट, इस बॉडी के बीच में कांटेक्ट है और इस बॉडी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रिएक्शन। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और इसी बॉडी के अलोंग एक जो फोर्स लगता है, अ फोर्स विच इज अलोंग द बॉडी, आइदर इन द अपोज इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, या इधर की तरफ, विच इज अलोंग द बॉडी, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो बॉडीज के बीच में होता है, एंड स्पेसिफिकली ये वो फोर्स होता है विच इज अलोंग द बॉडी, बॉडी के अलोंग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे, या यहाँ पे ये पेन ले लेते हैं। इस पेन पे जो है फोर्स लग रहा है, एक तो परपेंडिकुलर लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है जो बॉडी के अलोंग लग रहा है, विच इज टेंजेंशियल टू द बॉडी। तो टेंजेंशियल टू द बॉडी वाले कंपोनेंट पे ही हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं। कुछ क्विकली समझना है हमें। फ्रिक्शन के पहला जो है वो है टाइप, वो है पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है कि जब दो बॉडीज के बीच में देयर इज, or I may say when there is no relative motion, when there is no relative motion, जब दो बॉडीज के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा, उस टाइम पे हम उस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द ब्लॉक, और इस ब्लॉक के बीच में ये यहाँ पे कोई कांटेक्ट है इधर, और मान लेते हैं मैंने जो फोर्स लगाया वो लगाया, लेट्स से मैंने 10 न्यूटन, और व्हाट आई ऑब्जर्व ऑन अप्लाइंग 10 न्यूटन, बॉडी चल नहीं रही है। इसका मतलब बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो तभी तो होगा जब नेट फोर्स जीरो हो। तो इसका मतलब अगर मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स इस टाइम पे लगाया है 10 न्यूटन, बॉडी नहीं चल रही, इसका मतलब देयर इज सम अदर फोर्स जो 10 के बराबर ही है, जो उसको रोक के रखा है, दैट इज एक्चुअली द फ्रिक्शनल फोर्स। और उस टाइम पे बॉडी तो रुकी हुई है, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस टाइम पे मैं बोलूंगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 10 न्यूटन ही है। मान लेते हैं मैंने इसी ब्लॉक पे लगाया 20, लेट्स से सेम ब्लॉक है, इसी ब्लॉक पे मैंने लगाया 20 न्यूटन, और ब्लॉक अभी भी नहीं चल रहा है। तो इस टाइम पे यही ब्लॉक है, मैंने लगाया 20 न्यूटन, इस टाइम पे ये ब्लॉक नहीं चल रहा है। इसका मतलब वहां पे कोई फोर्स है जो 20 के बराबर है, इसलिए तो ब्लॉक ना तो आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है। आप अगर ये बोलेंगे कि जो अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन जो 10 ही है, तब मैंने अप्लाइड कितना लगाया 20, तब तो ब्लॉक आगे जाना चाहिए, बट ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब वहां पे भी एक फोर्स है जो 20 के बराबर ही है, जो इस ब्लॉक को चलने नहीं दे रहा है, वो इधर की तरफ लगेगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब इस टाइम पे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो 20 न्यूटन होगी। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी यही फ्रिक्शन 10 था, अब यही फ्रिक्शन क्या हो गया 20। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं इट इज एक्चुअली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मान लेते हैं मैंने इसी बॉडी पे फोर्स लगाया 20, अब मैंने लगाया 22, बॉडी अभी भी नहीं चल रही है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? अभी 22 है।
बट व्हाट आई ऑब्जर्व, जो ही मैंने 25 लगाया, ये कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे, जो ही मैंने 25 लगाया, व्हाट आई ऑब्जर्व, बॉडी स्टार्टेड मूविंग, मूव नहीं कर रहा है, बॉडी स्टार्टेड मूविंग। तो स्टार्ट मूवमेंट के टाइम पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने मैक्सिमम लिमिट तक आ चुका होगा, उसके बाद ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं, ये 25 ही रहेगा, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता। वो लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैं ये कह सकता हूं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद, आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, बॉडी स्टार्ट्स और बिगिंस टू मूव, इसके बाद बॉडी जो है ना मूव करने लग जाती है, करती नहीं है या चलती नहीं है, दौड़ती नहीं है, इस टाइम पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर प्रेजेंट होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वी डिनोट दिस बाय एफ एल। अब उसके बाद जब मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने देखा 25 पे तो ये चल रहा है, अब अगर मैंने 60 लगाया तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। जब बॉडी स्टार्ट मूव करेगी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, उस फ्रिक्शन को डियर स्टूडेंट्स हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये वो फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मूव्स विद सम एक्सेलरेशन, इस टाइम पे कोई कोई ना कोई एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर होगा। तो ये वाला फ्रिक्शन जो होगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं और इसको हम एफ के से डिनोट करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब है, जब बॉडी रुकी हुई है, जब बॉडी चलने लग जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बॉडी जब चल रही है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक आइडिया था फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चेकिंग स्टेप होता है ना, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने अभी बोला है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही, बट उसी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर हम देखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉ ये है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बोलते हैं, दैट इज एन। अब यहाँ पे n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, तो क्या यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मोर देन नॉर्मल रिएक्शन मोर विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक 10 kg का है और ये ब्लॉक 2 kg का है। व्हाट विल बी द राइट नो नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस बॉडी, नीचे की तरफ कितना लग रहा है 12 kg, इसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 ले लीजिए, वो 120 न्यूटन। नाउ इन द सेम कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या किया, ये 10 kg लिया, ये 2 kg लिया और ये और 2 kg लिया, 10 2 और मान लेते हैं 5 ले लिया, तो ये कितना आ गया 17 kg। इस टाइम पे जो नीचे की तरफ लग रहा है वो लग रहा है 170 न्यूटन और ऊपर की तरफ जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन वो भी 170 न्यूटन लग रहा है। तो राइट नाउ अगर मैं इसको केस नंबर 1 बोल दूं और इसको केस नंबर 2 बोल दूं, तो मैं बोलूंगा फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन इन सेकंड इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन इन फर्स्ट। रीजन, इवन द सरफेस इज सेम, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ एफ एल फॉर गिवन मास इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं म्यू एस को डिफाइन करूँ, इट इज एक्चुअली नथिंग बट एफ एल डिवाइडेड बाई एम जी या एन। अब उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भी एक फोर्स है, एम जी भी एक फोर्स है, तो यहाँ से क्या हम लिखेंगे, जो म्यू एल है वो क्या है, यूनिटलेस, और वो क्या है, डायमेंशनलेस। इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। उसके बाद ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब जो आपको दिख रहा है कि कांटेक्ट में, जैसे आपको लग रहा होगा कि पूरा पेन जो है कांटेक्ट में, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रू है, वो पूरा कांटेक्ट में नहीं है। या आप बॉटल को देख लेंगे, बॉटल के अंदर बेस, पूरा बेस कांटेक्ट में नहीं आता,
कुछ ही पोर्शन सर्कमफ्रेंस ही आ जाती है कांटेक्ट में, ये डिपेंड करता है एक्चुअल एरिया पे जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, ये वाला वो पॉइंट है जहां से हमारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं और यहां से ही हमारे न्यूमेरिकल्स के आंसर बन जाते हैं। मान लेते हैं पहला केस मैंने लिखा है हुआ है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मान लेते कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बॉडी तो रेस्ट में रहेंगी। अब एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, बॉडी नहीं चलेगी, फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, अगर फ्रिक्शन चलेगा तो बॉडी पीछे आ जाएगी। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो होगा। नाउ दूसरा इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज चेकिंग स्टेप। देखिए अभी जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही वो फ्रिक्शन है जो ये बताता है कि हाउ मच फोर्स इज required to move a body। ये बताता है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि कब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बताइए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चेकिंग स्टेप। अब देखिए इधर यहाँ पे चेकिंग स्टेप में मैंने क्या लिखा हुआ है, अब अगर हमारा एफ एक्सटर्नल जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो लिमिटिंग से कम है, लिमिटिंग तो वो है कि कम से कम इतना तो लगाना है, दिस इज द मिनिमम फोर्स विच यू हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी मूव, मिनिमम तो इतना लगाना है कि बॉडी को मूव कराने के लिए। अब अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं, बॉडी मूव नहीं करेगी। इस केस में जो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी पे मैंने मान लेते इमेजिन कर ले यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, या मतलब लिमिटिंग बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हाट आई मीन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन, आई मीन कि इस बॉडी पे मुझे कम से कम कितना लगाना चाहिए था, लेट्स से 20 न्यूटन लगाना चाहिए था, 20 न्यूटन इसका एफएल है, 20 न्यूटन कम से कम मुझे लगाना चाहिए था इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी मूव, बट मैंने कितना लगाया, लेट्स इमेजिन मैंने लगाया इस पे सिर्फ 18 न्यूटन, ये अप्लाइड है, दिस इज अप्लाइड, विल द बॉडी मूव? नो, बिकॉज मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सटर्नल कितना है राइट नाउ 18, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इस टाइम पे ये मूव नहीं कर रही क्योंकि पीछे की तरफ एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो बराबर 18 न्यूटन के बराबर है। तो कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो आपका एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ही आ जाएगा, वरना तो बॉडी मूव करने लग जाएगी। अब मान लेते हैं मेरा एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू है, if my external force is exactly equal to limiting friction, अब मेरा external force अगर exactly limiting friction के बराबर है, what will happen, body just चलने लग जाएगी। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, impending condition, this is called as what we call as impending condition। now यहाँ पे ना एक important concept आपको याद रखना है। मान लेते हैं जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, जैसे इस केस को रिफ्रेम करते हैं, let's reframe this case, let's reframe this case। ये वो कंडीशन है, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन है। अब मैंने सपोज 10 न्यूटन लगाया, क्या बॉडी चलेगी? नहीं। 15 लगाया, क्या बॉडी चलेगी? नहीं। अगर मैंने 20 लगाया, मैं बढ़ाता बढ़ाता बढ़ाता, जो मैं मैक्सिमम कितना लगा सकूं बॉडी ना चले, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं इन ऑर्डर टू मेक बॉडी नॉट टू मूव, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसका मतलब अगर मैंने 20 लगाया, 20 तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है कि सो दैट की बॉडी मूव ना करे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इट्स अ मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉडी नॉट टू मूव, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अच्छा, मैं मिनिमम कितना चाहिए मुझे, कम से कम कितना चाहिए अगर मैं बॉडी को मूव कराना चाहता हूँ? देखिए पहले केस में मैंने बोला बॉडी मूव ना करे, दूसरे केस में मैंने बोला बॉडी को मूव कराना है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लगा सकता हूं तो 20 लगाऊं, बॉडी मूव नहीं करेगी। कम से कम अगर मैं अब चाहता हूं बॉडी मूव करे तो मुझे कम से कम इतना ही 20 ही लगाना है, सो दैट की बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इम्पेंडिंग कंडीशन की बात करी, इट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, सो दैट कि हम बॉडी की जो है मोशन को स्टडी कर सके। अब उसके बाद है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20, अब मैंने लगाया एक्सटर्नल, if I applied external 60 न्यूटन, now what will happen, मैंने कितना लगाया 60 न्यूटन, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा,
व्हाट विल हैपन, बॉडी मूव करने लग जाएगी। जो ही बॉडी मूव करने लग जाएगी, डू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाता है। चलती हुई बॉडी के लिए कौन सा फ्रिक्शन डिफाइन होता है, जो मैंने पहले ही बोला था, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा या एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, क्योंकि जो ही बॉडी चलने लग जाएगी, बॉडी कब चलने लग जाएगी, जब एक्सटर्नल फोर्स इज मोर देन व्हाट वी कॉल एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो ही काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, तो ध्यान रखना है आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्चुअली म्यू के, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन टर्न। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब समझना है आपको, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन अगर एक्सटर्नल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, व्हाट विल हैपन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ सबको पता है, एफ नेट इक्वल टू एम है। इधर की तरफ मैंने लगाया एफ एक्सटर्नल, और इधर की तरफ फिलहाल के लिए मान लेते हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये बॉडी का मास है एम। बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसमें से माइनस कर दो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के। जिस ब्लॉक की बात करते हैं एम, इसी का मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। क्या ये यही नहीं, दिस इज एक्चुअली द न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने इस सिंपल केस में अप्लाई किया हुआ है। तो एफ एक्सटर्नल की एफ एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। नाउ अब बॉडी मूव कर रही है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अब बॉडी चल रही है। लेट्स से ड्यूरिंग मोशन अगर बॉडी अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करनी स्टार्ट कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ड्यूरिंग मोशन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन तभी जीरो होगा जब नेट फोर्स जो बॉडी पे होगा वो जीरो होगा, मतलब जो एफ के होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। देखिए अगर एफ के ज्यादा होगा तो रिटार्डेशन होगा, एफ एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन मैंने कहा एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब एफ के जो मेरा है वो किसके बराबर है, एफ एक्सटर्नल के बराबर है। ये याद रखना है हमें कि अगर मोशन के दौरान ड्यूरिंग द मोशन द बॉडी इज नाउ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उस केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। अब नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा पिक्चर में होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन डिसअपियर। अब जब मोशन चल रहा हो, आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप चलते हुए आपने गाड़ी को बंद कर दिया, आपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दिया, व्हाट विल हैपन, एक्सटर्नल फोर्स डिसअपियर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कहां से आ रहा था, इंजन से आ रहा था, वही आपने डिसअपियर कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, जो ही एक्सटर्नल फोर्स आपने रिमूव कर दिया, आप इस फॉर्मूला में एक्सटर्नल फोर्स जीरो पुट कर दीजिए, तो मैं लिखूंगा जीरो माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। तो यहां से मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो माइनस एफ के बाय एम। एफ के किसके बराबर होता है, माइनस म्यू के, ये तो माइनस है यहाँ पे फॉर्मूला का, म्यू के एम जी, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ गया इसको कि कैसे करना है। तो इसका मतलब जो ही आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया, तो अब बॉडी में आगे अल्टीमेटली इट विल स्टॉप समवेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन तो आएगा ही। नाउ इस पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें आइडिया मिल जाए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लिमिटिंग होता है ना, लिमिटिंग डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा होता है मोर देन स्टैटिक, दैट्स नॉर्मली इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इस केस में इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन बता दीजिए और फ्रिक्शनल फोर्स बता दीजिए। कब, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया, पहले 0 न्यूटन, फिर 20 ले लेते हैं इसको, है ना, 20 ले लेते हैं, और उसके बाद मैंने 60 न्यूटन लगाया। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि वी ऑलवेज हैड टू चेक, चेकिंग स्टेप कौन सा होता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फर्स्ट थिंग वी विल डू इज कि हम ये चेक करते हैं कि कितना फोर्स कम से कम मुझे लगाना है, सो इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी मूव। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस मल्टीप्लाइडेड बाय एन, ठीक है, म्यू एस मल्टीप्लाइडेड बाय एन, ठीक है ना। अब म्यू एस जब मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि म्यू एस कितना होगा। देखिए तो मैं लिखूंगा एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। एन कितना है, एन हम ले लेते हैं डायरेक्टली, कितना ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो है एम जी। एम कितना है 6, जी कितना है 10, तो मैं यहाँ पे लूंगा 3 1 जा 3 2 जा, सो इट कम्स अप टू बी
40 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन। नाउ ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने आपको अभी बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिससे मुझे आइडिया लगता है कि मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना है इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी मूव। सो दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो दिस इज द minimum force required to move the body. This is the minimum force required to move the body. This is the minimum force. मैक्सिमम तो कितना भी लगा लो। अब मुझे क्वेश्चन में दिया है, पहले मैंने कितना लगाया, एफ एक्सटर्नल 0। अब खुद से सोच लीजिए मुझे कम से कम कितना लगाना है, 40 इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी मूव। मैंने कितना लगाया, लेट्स से फॉर द फर्स्ट केस नंबर 1 कितना लगाया, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन मान लेते हैं। तो क्या बॉडी मूव करेगी? नो। इन द फर्स्ट केस एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ एल, तो मैं कहूंगा देयर इज नो relative मोशन, देयर इज नो relative मोशन, कोई भी relative मोशन नहीं हो रहा होगा क्योंकि एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ एल। तो इस केस में जो अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो एफ एस भी 0 ही होगा। नाउ केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में मैंने कितना फोर्स लगाया, 20। अब हमें चेक करना है कम से कम कितना लगाना चाहिए था, दैट इज 40। क्या बॉडी मूव करेगी? नो, द बॉडी विल नॉट मूव। तो इस केस में भी मैं बोलूंगा एफ एक्सटर्नल is less than FL, so no relative motion, so no relative motion। तो इस केस में जो F एक्सटर्नल होगा वही FS के बराबर होगा, वो कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज 20। अब देखिए मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, रीजन इज F एक्सटर्नल और FS बराबर होना चाहिए, अदरवाइज तो बॉडी चलेगी, बॉडी नहीं चलेगी, दैट मीन्स बोथ फोर्सेस 0 है। अब थर्ड केस है, मैंने कितना लगाया, 60 न्यूटन। नाउ इज द पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पे 60 न्यूटन लगाया, मिनिमम कितना लगाना चाहिए था मुझे, मिनिमम कितना लगाना चाहिए था मुझे, दैट इज 40। अब क्या बॉडी चलेगी? देखिए जो ही ऐसा केस आएगा, इस केस में क्या होगा कि जब भी हमारा एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ के, अगर हमारा एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ एल, सो व्हाट विल हैपन, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। बॉडी का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो मूव करना चालू करेगी। अब नाउ इट विल मूव विद एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। देखिए मैंने अभी भी बोला जब बॉडी मूव करने लग जाएगी ना, स्टैटिक फ्रिक्शन विल डिसअपियर, काइनेटिक फ्रिक्शन विल अपीयर। अब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। अब वो कैसे निकालेंगे, एफ एक्सटर्नल कितना है, एक्सटर्नल फोर्स इस केस में कितना है, 60 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू एन। तो मैं यहाँ पे एफ के की वैल्यू निकाल लेता हूँ जिससे हमें आइडिया आ जाए, म्यू के की वैल्यू कितनी है, 1/2, एन की वैल्यू कितनी है, 60। तो दैट कम्स अप टू बी 30, दैट इज 60 माइनस म्यू के कितना है, 1/2, दैट इज 30, है ना। तो यहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास कितना है, 6, तो दैट कम्स अप टू बी 30 डिवाइडेड बाय 6, दैट कम्स अप टू बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने म्यू के की वैल्यू लेनी है, दैट इज 1/2 ऑफ 60। तो जब हमारे पास आइडिया आएगा तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से ये याद रखना है, जब भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन एफ के एफ एल होगा, तब वहां पे एफ एक्सटर्नल विल कम इनटू पिक्चर। तो उस केस में जो है ना, बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा और हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए हम ये जानते हैं, साइड में आपके लिए लिखे हुए हैं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया क्विकली। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे दैट इज 100 cos 53, ऊपर की तरफ जो लगेगा दैट इज 100 sin 53। तो 100 cos 53 दैट इज 100 cos 53 किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स अप टू बी 60 न्यूटन, है ना, 60 न्यूटन। और अगर मैं sin 53 की वैल्यू 4/5, दैट इज 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। तो क्वाइट ऑब्वियसली ब्लॉक तो लिफ्ट नहीं होगा क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये जो 60 न्यूटन हॉरिजेंटली लग रहा है, क्या ये ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए चेक तो बड़ा सिंपल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू स्टैटिक इंटू एन।
पहले चेक करें क्या ये 60 न्यूटन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, अगर ये लिमिटिंग से ज्यादा हो तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो म्यू एस कितना है हमारा, दैट इज 0.6, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एन कितना है, दैट इज 100, ठीक है ना। तो हम इसको निकाल सकते हैं, दैट इज एफ एल इज इक्वल टू 60 न्यूटन। नाउ इन दिस केस हमारा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ एल, तो इस केस में क्या होगा, क्या ये इम्पेंडिंग कंडीशन नहीं हुई, इस केस में मैं ये कह सकता हूं बॉडी विल जस्ट स्टार्ट टू मूव। क्या मेरा एक्सटर्नल फोर्स एफ एल से ज्यादा है, नो, तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी विल जस्ट स्टार्ट टू मूव। अब कितना होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस हमारे जो है वो बराबर है, तो ये हो गए बेटा हमारी इम्पेंडिंग कंडीशन, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी कितना आया 60 और हमारा लिमिटिंग फोर्स भी कितना आया जो हम निकालेंगे। मान लेते ये होता ज्यादा तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाता। उसके बाद वी हैव वन मोर फोर्स क्वेश्चन कि हमें दोनों केस में निकालना है कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन निकालना है इन ईच केस। देखिए पहले इस केस को देख लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट यही है, दोबारा बार बार वही कॉन्सेप्ट आएगा, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन आ सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो होता है सर म्यू एस इंटू एन। अब एन कितना ले लेंगे, लेट्स से दिस इज एन वन फॉर दिस केस, एन वन कितना लेंगे, नीचे की तरफ रिएक्शन लगेगा क्या, एम जी तो नीचे लग रहा है, क्या नीचे से कोई रिएक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। रीजन ये है कि वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहां से एन वन जो है ना इधर से मिलेगा, दैट इज ऑल्सो 100। तो मैं बोलूंगा एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस कितना है, दैट इज 0.4 इंटू एन वन कितना है, दैट इज 100, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज एफ एल इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर ब्लॉक इधर की तरफ तो मूवमेंट नहीं कर सकता, पीछे भी नहीं आ सकता, तो ब्लॉक में एक ही पॉसिबिलिटी अप डाउन मूवमेंट करना। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फिलहाल के लिए यहाँ पे वो है 40। अब मैं देखूंगा जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो मूवमेंट करा सकता है वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो पॉसिबल है, दैट इज ओनली 5 इंटू जी, वो कितना है 50। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया जो नीचे की तरफ ला जाएगा 50, दैट इज 50, और लिमिटिंग कितना है 40। तो अब क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल फोर्स इज मोर देन व्हाट वी कॉल एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं बोलूंगा एफ एक्सटर्नल माइनस एफ काइनेटिक। रीजन, क्योंकि जो ही बॉडी ब्लॉक मूव करने लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा, जो ही काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल कितना है फिलहाल के लिए 50 माइनस एफ के कितना होगा, एफ के तो निकालना पड़ेगा, दैट इज म्यू के 0.3 इंटू 50 एम जी है ना, डिवाइडेड बाय मास कितना है बॉडी का, मास कितना है बॉडी का, दैट इज 5। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50 माइनस 0.3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 50, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कम्स अप टू बी 50 माइनस 15 दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 5 दैट कम्स अप टू बी 7, है ना। तो इस केस में जो होगा डियर स्टूडेंट्स दैट इज एक्चुअली 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम केस नंबर सेकंड की बात करें, केस नंबर सेकंड की बात करें, केस नंबर सेकंड में क्या हुआ है, केस नंबर सेकंड में एफ लिमिटिंग कितना होगा, एफ लिमिटिंग होगा हमारा म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पे N2 ले लेता हूँ मैं, N2 कितना, यहाँ से 500 लग रहा है तो उधर से भी 500 लगेगा, दैट इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय n दैट इज 500, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो दिस कम्स अप टू बी 150 न्यूटन। तो जो एफ एल है हमारा
दैट कम्स अप टू बी 150 न्यूटन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इस टाइम पे वो कितना है, 50 न्यूटन। अब मैं देखूंगा एक्सटर्नल फोर्स, ब्लॉक ब्लॉक वही वाला केस, ब्लॉक तो दीवार में से बाहर नहीं जाएगा, दीवार से पीछे तो नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों रिएक्शंस बराबर है। तो मैं देखूंगा जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है मेरे पास, दैट इज 50, क्योंकि नीचे की तरफ 5 इंटू जी दैट इज 50। अब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ लिमिटिंग, तो नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अब यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन ना होने की वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा एफ एस वो भी एक्सटर्नल के बराबर ही होगा, दैट इज 50 न्यूटन। ये बॉडी अपनी जगह पे ही रहेगी, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, बॉडी अपनी जगह पे रहेगी। सो दीज वर फ्यू केसेस इन फ्रिक्शन, जहाँ पे हम बाद में डिस्कस बहुत सारी चीजें और भी कर लेते हैं, सीडो फोर्स इन फ्रिक्शन एंड ऑल दैट। सो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे फ्रिक्शन में, आई थिंक आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक यू।